नमस्कार किसान भाइयों, तो मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, इसके लिए हम लोग संक्षेप में देखेंगे। तो गेहूं क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जैसे कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करते हैं तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जानना भी ज़रूरी है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसकी फैमिली जो आती है पोएसी। और गेहूं भारत में जो है 3 प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो रोटी वाला गेहूं है उसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और जो सूजी रवा या मैक्रोनी वाला गेहूं है उसका नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। और एक इमर गेहूं पाया जाता है जो काफ़ी सख्त होता है, ये इसको ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। गेहूं जो विश्व की क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत में यह धान के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जिसमें रोटी वाला गेहूं जो है लगभग 87% तक उगाया जाता है, और सूजी और मैक्रोनी वाला गेहूं 12% तक उगाया जाता है, और 1% गेहूं जो इमर गेहूं है उसको उगाया जाता है। हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे ये इमर गेहूं क्या है, तो कुछ संक्षेप में बता दें कि जैसे कि रोटी वाला गेहूं और सूजी मैक्रोनी वाला गेहूं तो आप लोग समझ पा रहे हैं। इमर गेहूं से जो हमारी वाइन वगैरह बनती हैं जिनको, तो साथियों वाइन के बाद अब हम लोग देखते हैं कि गेहूं जो है हमारा, इसकी जलवायु कैसी है। तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और इसके अंकुरण के लिए लगभग 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान, और कल्ले फूटने के और वृद्ध विकास के लिए 16 से 20 सेंटीग्रेड का तापमान, और दाना बनते समय 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा रहता है। और गेहूं की जो सीकुर वाली जातियां हैं इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सीकुर का काफ़ी योगदान रहता है, और ये वाष्पोत्सर्जन में पानी की मात्रा को भी कम निकलने देते हैं, और चिड़िया वगैरह द्वारा जो चिड़ियों से दाने का जो नुकसान होता है उसको भी बचाते हैं। और जो इनके जो सीकुर होते हैं ये गेहूं से अधिक मात्रा में सिलिकॉन तत्व जो है इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसी कारण ये जो है चमकीले हो जाते हैं काफ़ी। साथियों जो हमारा गेहूं का पौधा है ये अंकुरण के पश्चात जैसे इसे 20-25 दिन होते हैं तब इनमें जो है जो जड़ें होती हैं, क्राउन रूट जड़ें, द्वितीयक जड़ें मतलब, वो निकलना स्टार्ट होती हैं। और इस समय ये जो इनकी द्वितीयक जड़ें हैं यही जड़ें इनके जो पूरे जीवन काल में फसल के नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। तो इस समय इनकी जड़ें अच्छी खासी निकलें इसके लिए इस समय सिंचाई देना काफ़ी अच्छा रहता है। और गेहूं का पौधा जो है ये दीर्घ प्रदीप काल का पौधा है। इसके लिए मतलब इसका ये है कि इसको फल फूल और बढ़िया आने के लिए इसको प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो उदासीन पीएच वाली, सबसे बढ़िया से 7 पीएच वाली उर्वरा मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। और गेहूं के बीज को आप लोग कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, साइमोक्सिल आदि से जो है उपचार करके ही बोएं। और सिंचित दशा में जो गेहूं की बुआई है ये अक्टूबर के मध्य से कर देनी चाहिए, और जो नवंबर के लास्ट तक। सिंचित क्षेत्रों में जो अक्टूबर से नवंबर तक बुआई कर देनी चाहिए, और नवंबर से दिसंबर का जो समय है उस समय लेट वैरायटियों की बुआई कर देनी चाहिए, और लेट वैरायटियों में बीज दर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। साथियों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी बौनी जातियां होती हैं इनका जो भ्रूण चोल होता है, जो गेहूं से जो इनका तना निकलता है उसको लगभग 6 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए, क्योंकि इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि जो 3 जीन वाली हमारी बौनी प्रजातियां हैं उनका भ्रूण चोल 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। तो इनको हम लोग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक बोएंगे, जिससे कि इनका अंकुर बाहर आ जाए। यदि इनको गहरी में बो देंगे तो फिर इनका अंकुरण बाहर जो नहीं आ पाता है। साथियों एक बात का और ध्यान दें कि जो हमारी लंबे प्रदीप्त काल वाली जो फसलें हैं, लंबी अवधि वाली, उनको आप लोग शुरुआत में ही बुआई करें, और जो कम दिनों वाली वैरायटी हैं इनको आप लोग लास्ट में बुआई करें। लंबी अवधि वाली में जैसे कि HD 2967 है, 343 है, 303 है, 187 है, इनको लंबी अवधि के समय में बोएं। ज़्यादा दिन वाले में शुरुआत में बोएं, और जो हमारी लास्ट वाली वैरायटी हैं जिनमें 3086 के 7903 हलना वगैरह को आप लोग लास्ट में बुआई करें। दर में किसान साथियों जो गेहूं की बीज दर है वो सामान्यतः 100 किलो तक होती है, और इसमें देर से बोने पर जो लेट वैरायटियां हैं उनमें आप लोग 120
किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कर दें। और यदि आप डिबलर से बुआई कर रहे हैं तो 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से लगाएं। साथियों, रिसर्च में पाया गया है कि जो क्रॉसवाइज गेहूं बोए जाते हैं जिनमें उत्पादन लगभग 5 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से बढ़ जाती है, अर्थात खाद एवं बीज की जो आधी मात्रा है उत्तर दक्षिण की मात्रा में बोई जानी चाहिए और आधी पूर्व पश्चिम की मात्रा में बुआई करने से सूर्य का प्रकाश जो है इसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उसका सदुपयोग हो पाता है, जिस कारण इसकी जो है पैदावार बढ़ जाती है। किसान साथी कोशिश करें कि जो गेहूं की बुआई है इसे 0 टिलर सीड ड्रिल द्वारा मशीन द्वारा ही बोएं। मशीन से बुआई किया हुआ गेहूं का जमाव काफ़ी अच्छा होता है। किसान साथियों, यदि आप साफसली खेती करना चाहते हैं तो गेहूं और सरसों की साफसली खेती में 8-10 लाइनें जो है गेहूं की बोइए, उसके बाद 1-2 लाइन सरसों की बो दीजिए, जिसमें कि कर्षण क्रियाओं में काफ़ी आसानी रहती है और उपज कोई प्रभावित नहीं होती है। किसान साथियों, सबसे मुख्य विषय ये है कि हम गेहूं की फसल में जो खाद प्रबंधन करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी देनी है और हमें कितनी कितनी खाद देनी है। देखो, जो सिंचित दशा में जहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी मिल जाती है फसलों को, वहाँ पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एनपी के जो ग्रेड है उसको हमें नाइट्रोजन 80, फास्फोरस 40 और पोटास 40 रखनी है। जो बोनी किस्में हैं जिनमें समय से बुआई की गई है उनमें हम लोग 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास देंगे। तथा बोनी किस्में जो हैं जिनको हम लेट में बोते हैं, ख़ास तौर पर मान के चलो जनवरी के साइड में, तो उसमें हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुपात देंगे उसमें नाइट्रोजन 80 किलो और फास्फोरस 40 किलो और पोटास भी 40 किलो रखते हैं। साथियों, जो हम लोग खाद दे रहे हैं कोशिश करें कि इसको बीज के दाने के पास में हो, जैसे कि 3 से 5 सेंटीमीटर के पास में हो या उसके नीचे हो या 3 से 5 सेंटीमीटर उसके बगल में हो, तो दाना उसका सदुपयोग अच्छी तरीके से कर पाता है। साथियों, जिंक की कमी होने पर आप लोग जिंक सल्फेट 5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें, या लोहे की कमी होने पर 5 किलो फेरस सल्फेट को आप लोग पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें। और किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देने में आप लोग विशेष सावधानी से सुने कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप लोग खेत की बुआई के समय दे दें, जबकि नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बची है उसको आप लोग पहली सिंचाई जब आप करते हैं 30 दिन पर तब देनी है, और दूसरी सिंचाई जब आप 60-65 दिन पर करते हैं तो उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दीजिए। और साथियों, ध्यान रखें कि नाइट्रोजन जितनी भी देनी है हमें खेत को, उसको आप लोग गेहूं में फूल आने से पहले हर हाल में डाल दीजिएगा। यदि आप तब तक नहीं डाल पा रहे हैं तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं हो पा रही है उन क्षेत्रों में 3% यूरिया का घोल का छिड़काव करना है। तो 3% का मतलब यह है कि 100 लीटर पानी में 3 किलो यूरिया ही डालनी है। साथियों, जब गेहूं में कल्ले निकल रहे हो उस समय यूरिया का प्रयोग ज़रूर कर दें। और साथियों, जो हमारी सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि एक सिंचाई आप लोगों को देनी है खेत में, तो आप लोग जब इसकी जड़ बनती है, क्रांति मूल जड़ या फिर क्राउन रूट जड़, जो 20 से 25 दिन में बननी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग 25 से 30 दिन में सिंचाई कर दें। और 2 सिंचाइयाँ हैं तो दूसरी सिंचाई आप लोग कल्ले बनते समय 40-45 दिन पर दे दें, और तीसरी सिंचाई गांठ बनने की अवस्था में 65 से 75 दिन पर, और जैसे कि फूल आने की अवस्था में 90-95 दिन पर जब पानी की आवश्यकता है तब आप दे दें। दाने में दूध बन रहा हो तब आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के बाद में अब हम लोग थोड़ा खरपतवार नियंत्रण की तरफ देख लेते हैं कि गेहूं में जो हमारी सकरी पत्ती के खरपतवार हैं जिनमें मंडूसी, गेहूं का मामा आदि होता है, इसके लिए 75% जो WP फॉर्म में आता है 1 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आइसोप्रोट्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान, अब तो क्लोडिनोफॉप आता है तो उसको डाल सकते हैं, या फिर जो हमारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनके लिए 2,4-D 80% या फिर जो कार्पेंट्राजोल है इनको आप लोग डालें। तो गेहूं और सरसों वाले खेत में खरपतवारों के लिए पेंडीमेथिलिन का उपयोग सबसे सुरक्षित रहता है।
किसान भाइयों, जो हमारा आइसोप्रोट्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान दवा है, इसका रेजिस्टेंस अब काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो अब आप लोग कोशिश करें कि जो क्लोडिनोफाब है उसका प्रयोग करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि और जो गेहूं का हमारा मामा है, गेहूं के मामा एक स्वस्थ पौधा लगभग 10,000 से 30,000 बीज पैदा करता है। तो इसका क्योंकि परीक्षण भार इसका बहुत कम होता है, 2 ग्राम इसका परीक्षण भार होता है। और उसी के स्थान पर यदि गेहूं का परीक्षण भार देखें तो 42 ग्राम होता है, इसका बीज इतना छोटा होता है। किसान साथियों, गेहूं के मामा और गेहूं में अक्सर कर कन्फ्यूजन रहती है कि ये, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो इनमें सबसे ध्यान देना कि गेहूं का जो मंडूसी खर है मामा, तो उसमें जो नीचे की गांठ है जड़ के पास वाली, वो गुलाबी रंग की पाई जाती है, जबकि गेहूं में ऐसा नहीं होता है। इससे खास पहचान कर ली जाती है। किसान साथियों, गेहूं में वैसे कोई खास कर कीट लगते नहीं हैं। फिलहाल गेहूं में माहू और तना छेदक छोटी छोटी मात्रा में लगते हैं। तो इनके लिए आप लोग फालीडाल का छिड़काव कर दें, या फिर क्लोरो 10% का छिड़काव कर दें, या फिर क्लोरो 10% को जो है आप लोग खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं। और चूहा जो होते हैं, चूहों को नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, गेहूं में जो हमारे रोग लगते हैं इनको मुख्य रूप से देखते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लगने वाला जो रोग है हमारा, वो अनावृत कंडुआ या लूज स्मट है। ये एक फफूंद से फैलता है और उस फफूंद का नाम होता है अस्टिलेगो न्यूडाटिट्रिसाई। ये एक गंभीर समस्या का विषय है जो बीज द्वारा फैलता है। इसमें जो हमारी खेत की जो बालियां हैं, बालियों की जगह पर काले रंग का एक चूर्ण भर जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए जो हमारे गेहूं हैं, गेहूं को काफ़ी अच्छी धूप में सुखाना चाहिए लगातार 6-7 दिन तक। और या फिर रोगरोधी जो हमारी प्रजातियां हैं इनको उगाना चाहिए। फिलहाल इनके लिए होता ये है कि इनको आप लोग बीज से ही रोक सकते हैं। वैसे खासकर ये दवाइयों से केवल कुछ समय के लिए कंट्रोल होते हैं, बाकी अच्छी तरीके से रुकते नहीं हैं। 2 नंबर पर रोग होता है गिरुई या रतुआ। इसको पक्सिनिया स्पीसीज से फैलता है। ये भी फफूंद के द्वारा फैलता है और ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है। ये काली गिरुई प्रायः जो है ना तने पर, और भूरी गिरुई जो है मुख्यतः पत्तियों पर। और भूरी एवं काली गिरुई का प्रकोप जबकि पूरे देश में देखा गया है। और जो पीली वाली गिरुई है इसको प्रायः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल क्षेत्रों में ही देखा जाता है। तो इसमें देर से बुआई नहीं करना चाहिए किसान साथियों को। रोगरोधी प्रजातियां जो हैं उनको उगाना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। और नाइट्रोजन का उपयोग जो है एक साथ में नहीं करना चाहिए, इसे संतुलित मात्रा में और सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। और जब ये दवाई ये रोग लग जाए तो इसमें डाइथेन M45 जो पुराने नाम से आती थी, अब तो अलग अलग नामों से आ रही है। तो इस समय जो सबसे अच्छी चलने वाली दवाई है वो है हमारी एज़ोस्टार्बिन प्लस ट्यूबिकोनाजोल। इसका 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप लोग छिड़काव कर दें, काफ़ी अच्छा हद तक रोक लेता है। और गेहूं का सबसे प्रचलित जो रोग होता है वो करनाल बंटल रोग जो है न्यूओसिया इंडिका के द्वारा फैलता है। यह भी फफूंद के द्वारा फैलता है। और ये पहली बार जो है 1930 में हरियाणा के करनाल में ही देखी गई थी। इसी के कारण इसका नाम करनाल बंट रखा गया था। इसमें जो पौधों की बालियां हैं उनमें काफ़ी विशेषकर दुर्गंध आती है और बालियां सड़ने लगती हैं। तो इसके उपचार के लिए आप लोग पहली बात तो बीज को उपचारित करके बोइए और कोशिश करिए कि रोगरोधी प्रजातियों को बोएं। और साथियों, ये जो जितने हमारे ज़्यादातर बहुत खतरनाक रोग आते हैं ये अक्सर कर फसल चक्र ना हो पाने की वजह से आते हैं। तो आप लोग फसल चक्र का उपयोग ज़रूर करें। और सबसे लास्ट में आता है गेहूँ सेहूँ। और ये जो ईयर कोकिल या सेहूँ रोग जो लगता है ये एक निमेटोड से फैलने वाला बीमारी है। तो ये एंग्यूनिया ट्रिटिसाई नामक निमेटोड से फैलता है। और इस रोग में जो बाली के दाने हैं उनके स्थान पर सूत्रकृमि की काली काली गांठें बन जाती हैं। और ये जो गांठें हैं इनको दबाने पर चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो रोग रहित प्रजातियों की बुआई आप लोग ना करें, रोगरोधी प्रजातियां नहीं बोना है हमें हर हाल में। और बीज को जो है 2% नमक के घोल में डुबाकर उतराएं। तो जो बीज ऊपर निकल आए उनको हम लोग फेंक दें और स्वस्थ बीज जो अथवा उनमें भी आप लोग किसी न किसी फफूंदनाशक को मिला करके रखें। साथियों, जो हमारी फसल
है गेहूं की, इसमें आप लोग ध्यान दें कि जो हमारी लवणीय मृदाएं हैं उनमें जो है आप लोग इसकी बीज दर की मात्रा बढ़ा दिया करें, क्योंकि लवणीय मृदाओं में गेहूं के जो कल्ले फुटाव हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। तो साथियों, मैंने कोशिश की कि मैं गेहूं के विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ, तो उसके लिए हमने जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।